हेलो। हेलो। आ गई। वॉइस आ रही है? यस यस। सर। और ओके ओके। सुबह वाले बच्चे बैठे हुए निकाल दे। यस। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 6 के बॉडी मूवमेंट और गेटिंग नो प्लांट्स का डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्लास 7 की भी स्टडी करनी है। उससे पहले क्लास 6 की एक टॉपिक और है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज क्या होता है, कोई बताएगा? After the utilization of the substance, if it is not again utilization, it is again not utilized by anything, anyone, is known as garbage. कोई भी चीज जिसको यूटिलाइजेशन करने के बाद फिर से यूज नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं गार्बेज। फिर गार्बेज दो तरह के, बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा था हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब उसको हम लोग किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बैक्टीरिया फंजाई की हेल्प से क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज कर सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल, फार्म यार्ड वेस्ट हो गया, घर के किचन का वेस्टेज हो गया, और क्या हो सकता है, वेजिटेबल का जो पील हो सकता है, वेस्टेज फ्रूट्स का हो सकता है, उनको तो हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम लोग वापस यूज नहीं ले सकते, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, वो होते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। सबसे हार्मफुल। अब जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे बताते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, तो वो अलग चीजें होती हैं। कुछ प्लास्टिक हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। प्लास्टिक कंटेनर में हम लोग पिकल्स को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं जो हमारी जंक फूड होते हैं। कुछ प्लास्टिक हार्मफुल भी होती हैं। अगर देखें प्लास्टिक में हम लोग किसी चीज को रख दें या फिर प्लास्टिक का यूज करें तो वो पॉइजनस गैस बनाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। फिर हम देखते हैं वेस्टेज अलग अलग होते हैं। सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, मीन्स टाइप ऑफ वेस्टेज। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब वेस्टेज के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। पहला, एक तो मिलता है हमें हमारे घर से जो वेस्टेज मिलता है, डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा, कॉलोनी से जो मिलता है, जिसे हम क्या कहें, कम्युनिटी वेस्ट। तीसरा, एक सोसाइटी से मिल रहा है, मान लीजिए किसी स्कूल हॉस्पिटल से मिल रहा है, वो उसका कम्युनिटी वेस्ट हो गया। एक कंप्लीट एरिया से मिल रहा है, उससे हम कह देते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, तो सारा लास्ट में वही लेके जाते हैं अपने घर से, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया। तो इस तरह से वेस्टेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फिर इन वेस्टेज को डिस्पोज करने की अलग अलग प्रोसेस होती है। एक होता है डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है, डंपिंग में क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, वेस्टेज को उसमें डाल देते हैं और खुला छोड़ देते हैं, डंपिंग। लैंडफिल पे क्या हुआ, बड़ा सा गड्ढा फिर किया, कचरा डाला, उसको सोइल से पैक कर देते हैं। एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि पहले हम लोग बायोलॉजिकल मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को पहले सेपरेट कर देते हैं। क्यों? बायोडिग्रेडेबल तो हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस से वापस रिकवर कर सकते हैं, डिकम्पोज हो जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। फिर बचा हुआ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमें यूज करना है। फिर इसी केस में एक और आता है इंपॉर्टेंट, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक पिट के अंदर, बॉक्स के अंदर इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन पे बैक्टीरियाज फंगस अपना एक्ट करते हैं और उन सब्सटेंसेस को मेन्यूर्स में कन्वर्ट कर देता है वो। दूसरा, अगर यही काम हम लोग वॉर्म्स की हेल्प से करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, वॉर्म्स। तो वही कंपोस्टिंग को हम कह देते हैं वर्मी कंपोस्टिंग।
वर्मी कंपोस्टिंग, when the composting done by the help of माइक्रो, दोनों हो सकते हैं एग्जाम में। तो लिक्विड में वेस्टेज फ्लो करने से हम क्या करेंगे, पहले उन वेस्टेज को, जैसे बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो जब वेस्टेज को बर्न करते हैं, केमिकल बनाते हैं, तो वहां से कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। उनको हटाने के लिए पहले सेपरेट करेंगे ताकि कम से कम पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज में जाएं। इस तरह से हमें कुछ हेल्प करनी होती है। फिर इसके बाद में यूज करते हैं कि सर अब इन चीजों को दूर कैसे करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 4R साइकिल। कौन कौन सी होती है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। प्लीज मैम, एनएसओ और 6th स्टैंडर्ड। ओके, तो 4R साइकिल कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। रिड्यूस का मतलब एज नेम सजेस्ट, रिड्यूस, हमें ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कम कर देना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम कहते हैं पॉलीथीन का यूज रिड्यूस कर दो। रिड्यूस का मतलब कम करना। रीयूज, कुछ ऐसे भी हम लोग मार्केट से बकेट्स ले आते हैं जो सिंगल यूज तो हैं, अब उन बकेट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 kg की बकेट ले आए, एक फॉर एग्जाम्पल ऑयल ले आए, अब वो 5 kg की बकेट हमारी रीयूज हो सकती है ना। उसमें हम लोग वाटर को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ग्रेन्स को रख सकते हैं, किसी भी चीज को रख सकते हैं, तो उन्हें हम रीयूज भी कर सकते हैं। रिसाइकिल, अगर मान लीजिए ना तो वो रिड्यूस हो रहा है ना रीयूज हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं ताकि एक नया फॉर्मेट बनाया जा सके। भाई प्लास्टिक कुछ ऐसी होती है जैसे हमारी टॉयज जो बनते हैं, टॉयज वाली प्लास्टिक मोल्डिंग हो सकती है, उनको मेल्ट करके नई शेप में डाल सकते हैं। और लास्ट रिकवर, अब रिकवर से तो अलग ही समझ में आता है, प्लास्टिक की चीजों को हम रिकवर कर सकते हैं? कहाँ कर रहे हैं? रिकवर का मतलब हम उसको उसकी फॉर्म में नहीं, उसी तरह से किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल है प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट डेड हो गया, उस पे बैक्टीरिया फंगस लग गई, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैन्यूर्स में, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ा देगा, तो वो कहीं ना कहीं देखा तो रिकवर हो रहा है ना, मैन्यूर्स की फॉर्म में रिकवर हो रहे हैं। तो इस तरह से 4R साइकिल को यूज करना है। फिर कुछ रूल्स हैं, कुछ एनजीओ हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे कंपेनियन चलाते हैं कि वो बताते हैं कि वेस्टेज को कैसे डिस्पोज करना है, किस तरह से हम लोग इस तरह की चीजों पे एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एनजीओ है, कुछ एनजीओ होते हैं पर्टिकुलर इसी के लिए फंक्शन काम करते हैं। पहला वो करते हैं कि वो बड़े बड़े में हॉस्पिटल में इनके एक वेबिनार, एक सेमिनार क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं एजुकेशन के बारे में कि इस तरह से करने से क्या नुकसान है। फिर गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेके आती है, जैसे अभी एक स्कीम चल रही है हमारे इंडिया को क्लीन रखने की, चल रही है ना, ग्रीन इंडिया ना। क्यों चल रही है? ताकि लोग अवेयर होए, अपने देश में हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो उसको कम कर सके। इस तरह से हमें चैप्टर को कवर करना है। इतना इस चैप्टर में है। पहले इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन चलते हैं 7th क्लास के टॉपिक पे। 6th क्लास, 6th का पेपर और भी है क्या? 7th, देखो ठीक है, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला। शुभी तुम अपना दे दो मेरे को, मैं डिक्टेट कर दूं, बाद में ले लेना। क्या नाम है सर आपका? सार्थक, प्रणाम। चलिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। पहला है, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? ऑप्शंस हैं,
इट इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, इट इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। थर्ड, इट गिव्स अ वर्माइन कलर्ड कंपोस्ट। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। मतलब कि वो वॉर्म्स के कलर की जैसी कंपोस्ट बनाते हैं। तो सिर्फ ए करेक्ट है इसमें, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। सेकंड, एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। हाँ बताइए। नहीं, वर्मी कंपोस्ट बोला ना उसमें। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वॉर्म्स की हेल्प से है तो मेथड। इट इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ वॉर्म्स। तो वॉर्म्स के लिए तो देखो ऊपर लिखा है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब वहां पे रेड वॉर्म या फिर क्या होगा? अर्थवॉर्म होगा। वॉर्म्स तो लेना पड़ेगा ना। दूसरा, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये तो सारे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह। मरकरी क्या है? केमिकल है, तो वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। थर्ड, पेपर बैग शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग बिकॉज दे आर एज गुड। पेपर प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग को यूज क्यों करना चाहिए? बिकॉज दो वो बायोडिग्रेडेबल है। मान लीजिए हमसे वो डैमेज हो गया पेपर बैग, अगर इसको थ्रो भी कर देंगे तो विद इन 1 डेज, 2 डेज, 5 डेज, 1 मंथ क्या होता है? धीरे धीरे डिकम्पोज होके फाइनली मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। Which of the following maybe gives as food for radworms? Fourth question ना? Which of the following may be given as food for the radworm? Coffee, tea, vegetables and fruits waste. All of the above. क्या है इसका ऑप्शन? सर रेडवर्म। सी। रेडवर्म पे काम कौन करेगा? कॉफी का उसको क्या करना? टेस्ट थोड़ी पता लगाना कॉफी कैसी बनी है, ना टी का पता लगाना। उसको जो वेस्टेज मिला फ्रूट्स का है या फिर वेजिटेबल्स का, उसका काम सर वहां पे सी। होता है। तो इसका ऑप्शन होगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट जो होता है, यूरिन एंड फिकल्स, इज a type of biodegradable waste. Sixth, which of following cannot be converted into less harmful substance by processing of compost? इनमें से कौन सा ऐसा है, अगर कंपोस्टिंग मेथड यूज तो कर रहे हैं हम लोग, बट वो फिर भी है ना लेस हार्मफुल में चेंज नहीं हो रहा? तो फ्रूट्स पील्स हो जाएगा, एनिमल प्लांट का वेस्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, सिर्फ प्लास्टिक है बेचारा, प्लास्टिक नहीं होगा। फिर ब्लू बीन्स आर यूज टू कलेक्टिंग, अगेन गुड क्वेश्चन। देखो, अब यहाँ पे वो वाला नहीं बताया इन्होंने। जनरली दो कलर के बीन्स यूज करते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन करते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ब्लू करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। अब जो यहाँ पे दे रखा है ना उसमें समझिएगा टॉक्सिक वेस्ट, फिलहाल यहाँ कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो भी हम ब्लू बीन थोड़ी देंगे। इंडस्ट्रियल का वेस्टेज के लिए ब्लू बीन कितना बड़ा रखोगे? तो वो तो केमिकल वाले होंगे। इसका ऑप्शन होगा सी, रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिनको रिसाइकल कर सकते हैं। एट्थ है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू डिस्पोज गार्बेज? पहला, टू बर्न इट, उसको जला देना चाहिए। दूसरा, टू प्रिपेयर मेन्यूर्स फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, ये भी सही है। टू रिसाइकिल नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, विच इज द करेक्ट टू डिस्पोज गार्बेज? ए एंड सी, बी क्यों नहीं हुआ? नहीं होगा तो ए और सी सही है। उसने डिस्पोज मांगा है, मेन्यूर बनना, मेन्यूर डिस्पोज में थोड़ी आता है। उसने बोला है करेक्ट मेथड टू डिस्पोज। गार्बेज को डिस्पोज करने के मेथड पूछे आपने। मेन्यूर मेन्यूर गार्बेज को डिस्पोज करने में थोड़ी आ रहा है, वो तो कंपोस्टिंग में काम में आ रहा है, वो तो बनाने में काम में आ रहा है। बर्निंग ऑफ वेस्टेज इन लार्ज फर्नेस इज नोन एज इंसिनरेशन। और लास्ट, बनाना पिल्स रेशो, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल दे रखा है, तो बनाना पिल्स इजीली है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है।
इसके बाद कुछ और है? नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्लास 7 की एक शॉर्ट मैप पे। तो 7th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं, डीपी दे देते हैं आपको। आप लोग भी करोगे 7th की? पहले मैं टॉपिक समझा दूं फिर, है ना, ताकि तुम लोग समझ पाओगे, वरना समझ ही नहीं पाओगे। 7 में पहले हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा देते ताकि जल्दी टाइम तुम्हारा उसमें कंज्यूम नहीं होगा, जल्दी तुम लोग पिक कर लोगे। फिर हम पढ़ेंगे 7th का थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट। पहले हम लेते हैं 7th में एक टॉपिक आ रहा है आपका, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सेवंथ क्लास के लिए पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब इन टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड मटेरियल्स। न्यूट्रिशन से क्या मिलता है हमें? एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। है ना, रफेज और वाटर भी मिलते हैं। अब फिर आता है न्यूट्रिशन के लिए पहले हम लोग कैसे कैसे फूड को, किस तरह के एनिमल मिलते हैं हमें। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म। जो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कौन आएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स और ऑल प्लांट्स। इसमें कौन आ गए? एनिमल्स आ गए सारे। अब यहां से आगे निकलते हैं, फिर कुछ आगे और दे रखे हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के फूड इनटेकिंग मेथड में कौन कौन से होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी दो होते हैं, एक होता है फोटोऑटोट्रोप्स, एक होता है कीमोऑटोट्रोप्स। कौन कौन सा? फोटो एंड कीमो। फोटो कौन से होते हैं? जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, प्लांट्स। कीमो कौन से होते हैं? जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, लाइक बैक्टीरियाज, सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं। बता दोगे आप लोग? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तीन तो हमें याद रखनी है। हर्बीवोर्स जो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स या फ्लैश को खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो इन दोनों पे डिपेंडेंट करते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। इनके अलावा कुछ और भी हैं, वो दे रखे हैं। एक दे रखा है डिट्राइटिवोर्स। डिट्राइटिवोर्स कौन से होते हैं? जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने आप को। फिर अगला आ रहा है सेंगिवोर्स, जो ब्लड पे फीड करता है। एक आ रहा है फ्रूगीवोर्स, जो फ्रूट्स पे डिपेंड करता है।
एक एग्जाम में पूछे इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे सवाल है जो पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद में ये आता है कि हेटरोट्रोफिक में कौन कौन सी स्टेप होती हैं। तो अगर हम देखें हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ, ये टोटल 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है शुभी? इंजेक्शन में क्या होता है? फूड का इनटेक, इनटेकिंग ऑफ फूड। फूड के इनटेकिंग के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल से, फिर उसको आगे बॉडी में भेजा जाएगा एसिमिलेशन, और लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट रह गया अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा इजेशन प्रोसेस से। ये 5 स्टेप में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसके बाद में आता है ह्यूमन बीइंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होलोजिक हो रहा है वो कंप्लीट कैसे होता है। एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ पूरा, ताकि जल्दी हमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड हमारे माउथ में आता है। अब ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है, ह्यूमन में दो चीजों से होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है? एनएस तक रन करती है। इन्हीं पार्टिकल्स, इन्हीं ऑर्गन्स के बीच में, इन्हीं ऑर्गन्स के बीच में डाइजेशन कंप्लीट होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखो स्टार्ट होगा माउथ से। माउथ, माउथ में फूड इनटेक करने के बाद आता है दूसरा पोर्शन बकल कैविटी। क्या आता है? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में क्या होता है? माउथ जो होता है वो हमारे लिप्स जो है वो माउथ को सराउंडिंग करके रखते हैं। इसके अंदर बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी में 3 सेगमेंट आते हैं। सबसे पहले पैलेट्स, दूसरा टीथ, थर्ड टंग। पैलेट्स क्या होते हैं? हमारे माउथ की बकल कैविटी जो रूफ होती है ना, रूफ, अगर हम लोग हमारी टंग को ऊपर टच करते हैं तो वहां पे हमें कुछ फील होता है, एक सरफेस, वो पैलेट होती है। ठीक है, ये क्या करता है? रूफ बनाता है। टीथ क्या करते हैं हमारी माउथ में? ये क्या करते हैं? फूड को मेस्टिकेट या ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। किसको? फूड को। हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। टंग क्या काम करता है? टंग टेस्ट स्पीकिंग। जो टंग होता है वो हमें फूड का टेस्ट स्पीकिंग में हेल्प करता है। और टंग की डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी होने का पता लगाती हैं। फिर टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी जरूरी है समझना हमें। ह्यूमन बीइंग की लाइफ में टीथ 2 टाइम आते हैं। पहला मिल्क टीथ, सेकंड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है? मिल्क टीथ में टोटल कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। मिल्क टीथ में 20 टीथ होते हैं। और परमानेंट में होते हैं 32। अब ये 2 1 2 3 क्या है? देखो, सभी में होती है ये इंसिजर्स, ये कैनाइंस, ये प्रीमोलर, और ये मोलर। ये दोनों तो करते हैं फूड को ग्राइंडिंग करने का काम। क्या करते हैं? ग्राइंडिंग। ये करता है फूड को टीयरिंग करने का काम। ये करता है कटिंग करने का काम। तो माउथ में बहुत बकल की समझ में आ गया, 3 कौन कौन है। फिर आगे चलते हैं फेरिंग्स।
फेरिंग्स कुछ भी नहीं, फेरिंग एक कॉमन पैसेज है हमारे माउथ के ट्रैक के लिए, फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए। इसका काम ये होता है फूड को फूड पाइप में ट्रेवलिंग करवाता है और एयर को विंड पाइप में ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। इसके बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है, इसे हम कहते हैं फूड पाइप या फिर इसोफेगस फूड पाइप। फूड पाइप अराउंड 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड होता है एक तरफ माउथ के फेरिंग्स के थ्रू और दूसरी तरफ होता है ये स्टमक के साथ। स्टमक क्या होता है, एक स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है जो फूड को टेम्परेली स्टोर करता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर इनर वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या होती है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिलता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, HCl की वजह से स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, और जो खाने के साथ बैक्टीरियाज आते हैं उनको HCl किल करता है। पेप्सिन और रेनिन क्या काम करते हैं, ये पेप्सिन और रेनिन वर्क करते हैं किसके हेल्प में, पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो गया, स्टमक में। ये सब कुछ जब मिल गया, अब स्टमक से फूड आगे पास होगा, उसे कहते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये हम बना रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का डेड्यूनम वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम में क्या होता है, फूड आएगा, इस फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन कहाँ से होगा, इसी स्टमक के नीचे एक और ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज। तो इस पेनक्रियाज के सिक्रेशन, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। और इधर एक स्ट्रक्चर और है, लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर होता है बाइल जूस। लीवर बाइल जूस को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करेगी। और कॉमन डक्ट से दोनों किस, ये सिक्रेशन किसको मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड आ रहा है उसको मिलेगा। और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में जेजुनम और लास्ट इलियम से होता हुआ फूड कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट्स हैं, कॉलम, सिक्कम, कॉलम, रेक्टम। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ध्यान रखना, वाटर्स का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। फूड का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होगा, वाटर एंड मिनरल्स का। तो एक ग्लैंड तो यहाँ पे हमने पढ़ ली, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में होती है, HCl रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से फूड का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा। पेप्सिन एनिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। दूसरी पेनक्रियाज हमने पढ़ी, पेनक्रियाज क्या होती है, पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, जो पेनक्रेटिक जूस को रिलीज करती हैं। उसके अंदर पेनक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज होता है। एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज करेगा फैट का डाइजेशन। एक ग्लैंड और रहेगी माउथ में, उसकी लोकेशन होती है माउथ, उसे कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, लोकेशन माउथ में है, ये सलाइवा को रिलीज करती है। इस सलाइवा में होता है स्लेवरी एमाइलेज। ये स्लेवरी एमाइलेज किस में हेल्प करती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बाद में एक वो दे रखा है हमारे पास DPP सॉल्यूशन, मैं डिक्टेट करता हूँ।
करें शुरू। सवाल है, कुछ सुनना। पहला, which organism feed on dead organic remains? ऑप्शन, omnivores। omnivores कौन होते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करेगा। फ्रूगीवोर्स, जो फ्रूट को ईट करते हैं। डिट्राइटिवोर्स, जो डेड एनिमल्स पे ईट करते हैं। इंसेक्टिवोर्स, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। इसका करेक्ट सी। आंसर हो जाएगा डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे दूसरे वाले में। दूसरा, हेट्रोट्रोप्स आर ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन। हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं वो लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं, डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, या ए और बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और डेड पे दोनों पे डिपेंड करते हैं? दोनों पे करते हैं। भाई हेट्रोट्रोपी का मतलब क्या हुआ? किसी और पे डिपेंड होना। तो वो किसी लिविंग पे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी डेड पे भी कर सकते हैं। थर्ड, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट इज कॉल्ड इजेशन। एसिमिलेशन का मतलब आफ्टर द एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिशन मिला उसको कंप्लीट बॉडी को सर्कुलेट करना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो फूड ब्रेक डाउन होकर डाइजेशन होके बना उसको एब्जॉर्ब करना है। इजेशन का मतलब फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करना। फोर्थ, लेमिनार सिस्टम इज फाउंड इन। पहला कोर्स में थोड़ी होता है। थाइलाकोड तो होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में मिल जाते हैं। लेमिनार सिस्टम वैसे तो प्रेजेंट होता है आपका स्टोमा में। सारे के सारे ग्रेनम कनेक्टेड होते हैं ना, ग्रेना, वो स्टोमा लेमिना से कनेक्टेड होते हैं। तो लेमिनार सिस्टम किसमें मिलेगा? स्टोमा तो पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट इज फॉर्म्ड बाय लिखा है, बना होता है ग्रेनम, क्योंकि ग्रेनम ही तो कनेक्टेड है ना आपस में। टाइप ऑफ टीथ इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इंसिजर्स, कैनाइंस, माउथ, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें टाइप ऑफ टीथ इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग दे रखा है तो ऑप्शन हमें मिला ही नहीं। ठीक है, इंसिजर्स तो कटिंग करने का काम करेगा, कैनाइन टीयरिंग का काम करेगा, ग्राइंडिंग का काम करेगा, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो थर्ड ऑप्शन को बनाइए, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। फिर फोर्थ, इन ह्यूमन बींग्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट बाय HCl को कौन सीक्रेट करता है? स्टमक करता है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है? देखो, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम, ये तीनों के तीनों हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है सिर्फ ड्यूडेनम। ठीक है, सेवन की है। और देखते हैं आगे, सेवंथ की DPP है क्या मेरे पास? मिल गई। फिर है इन विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट नो डाइजेशन ऑक्यूर। इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में होता है प्रोटीन का, माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय। टाइलिन माउथ में होता है, जो सलेवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करती है उसी को क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन बीइंग 20, 32। 20 किस में होते हैं? मिल्क टीथ में होते हैं। इसके बाद में हम यूज करते हैं नया टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है भाई? Movement of substances from one part to another part inside the body also is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए? यस चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। अब उस सिस्टम को हम प्लांट्स में कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में कहते हैं हम लोग वेस्कुलर सिस्टम। उस वेस्कुलर सिस्टम में एनिमल्स में आता है ब्लड और लिम्फ, और प्लांट्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट।
क्या करता है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इन प्लांट्स। प्लांट्स में होता है वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। अब वेस्कुलर सिस्टम में कौन आते हैं? जाइलम आएगा एंड फ्लोएम आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इन्हें वेस्कुलर सिस्टम क्यों कहते हैं? दोनों को कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि कंडक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम किसका कंडक्शन करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम किसका काम करता है? कंडक्शन ऑफ फूड करते हैं। अब कैसे करते हैं? जाइलम में देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं, फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स हैं। जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब ये बोला है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो जाइलम में ट्रेकिड्स और वेसल कंडक्शन ऑफ मिनरल्स और वाटर करवाते हैं। तो कौन हेल्प करता है? ट्रेकिड्स एंड वेसल्स करते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं असेंट ऑफ सैप। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय ट्रेकिड्स एंड वेसल्स इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। इसे हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं, बिकॉज ऊपर तक जाएगा। अब जाइलम पेरेन्काइमा जो है, ये फूड स्टोरेज करता है। क्या करता है? और स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड कराता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरी बात, इन चारों में जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ दो तो सारी डेड सेल हैं। सिर्फ लिविंग सेल एक ही है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा की सेल। बाकी सारी डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। वाटर का कंडक्शन यूनिवर्सल होता है कि यूनि डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है? वाटर का कंडक्शन हमेशा प्लांट में यूनि डायरेक्शनली होता है। प्लांट ये रहा, प्लांट में वाटर कहाँ से आएगा? रूट से। रूट से जाएगा अपर साइड में, तो हमेशा वाटर का मूवमेंट रूट से स्टेम लीव से होता हुआ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जबकि यहाँ पे अब फ्लोएम की बात करते हैं, फूड का कंडक्शन होता है। इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा तो वही मैकेनिकल सपोर्ट, पेरेन्काइमा वही फूड स्टोरेज। सीव ट्यूब कंडक्शन करती है फूड का। तो फूड के कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? सीव ट्यूब्स। बट सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। इसलिए दोनों को क्या कहते हैं साथ में? सिस्टर सेल्स कहते हैं। राइट, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक जगह से है। फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में? लीव्स में बनता है। और लीव्स के थ्रू क्या होगा? फ्लोएम के थ्रू क्या करेगा? नीचे वाले पार्ट को भी मिलेगा, ऊपर वाले पार्ट को भी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कैसी डायरेक्शन है? बाई डायरेक्शनल। ये था हमारा जाइलम और फ्लोएम इन केस प्लांट। फिर इसके बाद में टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स।
वाटर का लॉस वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है बाय द सरफेस ऑफ लीव्स। लिप्स की सरफेस से उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन अलग अलग होता है, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटा। सबसे ज्यादा किससे होता है? स्टोमेटा से। उससे कम लेंटिकुलर से। सबसे कम क्यूटिकुलर से। ये था हमारा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। फिर बात करते हैं एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन। तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? एनिमल्स में ब्लड और लिम्फ। अब ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या क्या है? प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ब्लड किसका बना हुआ है? प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स का या फिर ब्लड सेल्स का? अब ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? ये टोटल ब्लड का 55% बनाता है। इसमें 90% वाटर और रिमेनिंग 10% के आसपास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी प्रोटीन है और कुछ ही चीज सब है। कॉर्पस का क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है अगेन। एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के में काम कौन इसी एग्जाम में पूछते हैं। आरबीसी क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करवाता है, या फिर ये कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2। दूसरा डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है और हमारी बॉडी का सोल्जर्स इसे कहते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये हो गई तीन चीजें। अब इनके बाद में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, तो उसके लिए फिर तीन चीजें। पहले ब्लड आ गया, अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कि कैसे। ये तो ब्लड हो गया। अब ब्लड किस में कैरी करेगा? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में दो चीजें होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो करता है। अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं थिक वॉल्ड, बिकॉज ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? हैवी होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड फास्ट फ्लो करता है, वेन में ब्लड स्लो फ्लो करता है। आर्टरीज की वेल थिक होती है, वेन्स की वेल वॉल थिन होती हैं। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बैक फ्लो को रोकता है इसलिए होते हैं। फिर आर्टरीज किसको कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और वेन्स किसको कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये ब्लड को कैरी करते हैं। इनके अलावा एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके बाद में आता है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास एग्जाम में पूछते हैं। उसमें पूरा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है,
ये राइट वेंट्रिकल है, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग की तरह है। पेरिकार्डियम कहते हैं इसके आउटर कवरिंग को। ठीक है, 4 चैम्बर्स। अब इनके अलावा ब्लड सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, क्योंकि इनको रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं। तो कैसे आएगा? ब्लड आएगा लंग्स के थ्रू पहले। अगर बात करें यहाँ पे पल्मोनरी पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में। कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑटो ब्लड। ये ब्लड जब यहाँ आ रहा है, उसी टाइमिंग में वेना केवा से क्या आ रहा है यहाँ पे? दीज आर वेना केवा सुपीरियर और इंफीरियर। ये आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दोनों लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल में आ गया। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पे बोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा बोल था? बाइकस्पिड बोल। ये था ट्राइकस्पिड बोल। ब्लड फ्लो होगा, बोल्स ओपन हो जाएंगी। लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब जब वापस ब्लड को फ्लो आगे भी करना है, तो यहाँ से ब्लड ब्लड जब फ्लो होगा, उस टाइमिंग पे ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, तब आएगा लब साउंड। क्या होगा? लब साउंड। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? वो जाएगा अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। बिगेस्ट आर्टरी को क्या कहते हैं हम लोग? अरोटा कहते हैं। ये बिगेस्ट आर्टरी हमारी, अरोटा कहते हैं इसको। इसके अलावा जो इम्प्योर ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, वो कहाँ जाएगा? वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के पास, अगेन क्या होने के लिए? प्योर होने के लिए। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी पल्मोनरी वेन हो गया। कुछ इस तरह से हमें ह्यूमन हार्ट का डायग्राम वहां पे आ जाता है। एग्जाम में डायग्राम आता है, वो पूछता है कि इनको लेबल करो, जो बताएं कौन किसको कैरी करता है। तो वहां पे एक तो सवाल आता है कि ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? पल्मोनरी वेन डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजेट डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। अब कुछ सवाल हैं, देखते हैं। चलो, इसके बाद में हम डीपीपी सोल्व करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेड है। पहला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? प्लांट में कौन सी चीजें वेस्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होती? वाटर होता है, मिनरल होता है, फूड होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होता। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल दी फूड बोला है ना, उससे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन में कौन कौन है बताइए, व्हाट इज ऑस्मोसिस? The flow of water through a semi-permeable membrane. The flow of water molecules from higher concentration to lower concentration by semi permeable membrane। ये ध्यान रखना, बिना उसके गलत हो जाएगा। एग्जाम में हमें डाउट में डालने के लिए वो लिखता है, एक में सेमी परमेबल, एक में नहीं लिखता। फिर अगला है हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा। प्लांट्स में वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करवाता है? हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मानस? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीपीपी से। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा। किसके थ्रू होता है मिनरल्स का? Xylem. जाइलम।
फ्लोएम किसका करता है? Food. Food. पेरेन्काइमा क्या काम करेगा? Radial transportation. पेरेन्काइमा फूड को स्टोरेज करने का काम करेगा, सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फूड, राइट? नेक्स्ट, द ब्लड सेल एसोसिएट विद द ब्लड क्लोटिंग, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। Sir, platelet. नहीं सही sir. Yes sir, platelets. प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की सोल्जर्स होती है जिन्हें हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, आरबीसी। द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन आवर ब्लड 55%। द कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू विच कंपोनेंट इज रेड? मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन। Sir, hemoglobin. फिर आ रहा है थिक एंड मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट इन आर्टरीज एट द स्पीड ऑफ विंड। As the speed of wind increase, the rate of transmission also increase or decrease? Increase. Next, number of times a human heart beats in a minute: 55, 95, 72, 25. 72. 70. Xylem and phloems are vascular system, vascular tissue, conducting tissue, both or none of these? Both. इसके बाद में आते हैं, ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स वो जो थोड़े इजी हैं। एक है हमारा सॉइल, एक है हमारा फॉरेस्ट। पहले बात करेंगे फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होता है भाई? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? ऑनलाइन कोई बता सकता है डेफिनेशन? व्हाट इज फॉरेस्ट? A dense growing of trees. ए लार्ज स्केल एरिया वेयर trees grow, right? और कोई बताएगा फॉरेस्ट? Sir, a large scale of land densely covered with trees. A forest is a large uncultivated area or land which cover dense of trees or plants. एक बहुत बड़े एरिया पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वहां जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो क्या बनाते हैं? फॉरेस्ट बनाते हैं। देन फॉरेस्ट के कुछ टाइप्स हैं: एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, और ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट। बाद में कुछ ब्रांचेस के नाम आ रहे हैं। एक नाम है सिल्वीकल्चर। क्या होता है सिल्वीकल्चर? ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना, ट्रीज का मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट की बात करना, वो होता है सिल्वीकल्चर में आता है। फिर कुछ वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? जनरली फॉरेस्ट के हम 3 लेयर्स काउंट करते हैं: कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फ्लोर। फिर बात करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स। फॉरेस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पेन। तो प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट में, उनकी लाइफ स्पेन जनरली हमारे घर पे भी होती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लगभग 1 ईयर वाले होते हैं, कुछ 2 ईयर वाले होते हैं, कुछ प्लांट इतने बड़े होते हैं कि बहुत सालों तक लगे रहते हैं। तो उनके भी यहाँ पे हम उन्हें कहते हैं फर्स्ट एनुअल फॉरेस्ट, जिनकी लाइफ साइकिल अराउंड 1 ईयर होती है। बाइनियल फॉरेस्ट 2 सीजन तक चल जाते हैं। और पेरिनियल का मतलब लॉन्ग लाइफ चलते हैं, 2 साल से ज्यादा। फिर यूजफुल फैक्ट फंक्शंस। फॉरेस्ट के हमें क्या क्या फंक्शंस हैं? तो फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है क्या? फूड मिलते हैं। फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन मिलती है। फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, वेजिटेबल मिलती है, ग्रेन्स मिलते हैं, शेल्टर मिलता है। शेल्टर मतलब उसके नीचे एनिमल्स भी सो जाते हैं। और हमारे घर पे बहुत सारी चीजें बनती है वुड से, वो कहाँ से आएंगी? फॉरेस्ट से आएंगी। क्या फॉरेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में हेल्प करता है? कैसे करता है?
वो CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में कौन हेल्प कर रहा है? फॉरेस्ट हेल्प कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट बताने होते हैं। इसके बाद में आता है फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? व्हाट इज इकोसिस्टम? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक में इकोसिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? इकोसिस्टम क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स इस सराउंडिंग में रहते हैं ना। लिविंग थिंग्स लिव इन द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब इकोसिस्टम में कौन कौन पार्ट कर रहा है? देखो इधर दोनों ही मिलेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आते हैं लिविंग कंपोनेंट। लिविंग में क्या क्या आ गया? माइक्रोब्स, एनिमल्स, प्लांट्स, राइट। अबायोटिक में कौन आएगा? सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारे उसके अबायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इस इकोसिस्टम के बाद में हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में कौन कौन रोल प्ले करता है। तो इस इकोसिस्टम में डिफरेंट टॉपिक लेवल होते हैं। टॉपिक लेवल्स, ईच कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ईच कंपोनेंट ऑफ फूड चेन और इकोसिस्टम इज नोन एज टॉपिक लेवल। अब किसी भी कंडीशन पे टॉपिक लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी में कौन आते हैं? प्लांट्स ही आते हैं। प्लांट्स ही क्यों आते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं इनको। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। इसलिए प्राइमरी और फर्स्ट इसको क्या कहेंगे साथ साथ? प्राइमरी को हम कहते हैं T1 या टॉपिक लेवल 1। फर्स्ट में एक सवाल आता है, विच लिविंग और विच कंपोनेंट इज कंसिडर एज ए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी थिंग्स प्लांट्स। T1 में आते हैं प्रोड्यूसर्स, बिकॉज खाना खुद बनाते हैं। फिर आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम रखते हैं सेकेंडरी में। प्राइमरी कंज्यूमर्स, देखो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। कौन से ग्रुप में रखा जाएगा? T2। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी को ईट करते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और लास्ट टर्शरी और टॉप कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी को ईट करते हैं बट इन्हें कोई नहीं ईट करता, वो होते हैं टॉप कंज्यूमर्स। ये कुछ लेवल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉपिक लेवल।
T1, T2, T3, T4। अब इस लेवल के अंदर एक बात करें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग T1, T2, T3, T4 क्या है सारे के सारे ये ट्रॉफिक लेवल है हमारे। ट्रॉफिक लेवल क्यों बनाए? क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर ही होती है। T1 में किसको रखा हमने? प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? प्लांट। इसमें किसको रखेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें किसको रखेंगे? जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोर्स। रैबिट रख लें। प्राइमरी कंज्यूमर से कौन डिपेंडेंट होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी को ईट कर लेते हैं। रैबिट को कौन कर सकता है ईट? और टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स हाइना लिख लो, वल्चर लिख लो, ईगल लिख लो। तो अब जो हमने एक एग्जाम्पल के साथ बनाया ना, इसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। क्या कहते हैं? एक सिंगल चेन है इसलिए फूड चेन का। एक ग्रुप ऑफ फूड चेन क्या कहलाती है? एक ग्रुप ऑफ फूड चेन फूड वेब। इज नॉन एज फूड वेब। अब एग्जाम में सवाल आता है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? एक फूड चेन है, एक फूड वेब है। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फूड चेन की फूड वेब? फूड वेब। क्यों? अगर फूड चेन में से मान लीजिए एक स्पीसीज खत्म हो गई तो कंप्लीट फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। बट फूड चेन में क्या होता है? एक सिंगल चेन है। फूड वेब में होता है एक ग्रुप ऑफ फूड चेन, बहुत सारी चेन है। मान लीजिए एक ग्रुप में प्लांट भी है, इस प्लांट पे डिपेंडेड ग्रास होपर। फिर आ रहा है यहाँ पे इंसेक्ट्स के बाद रैबिट। फिर आ गया स्नेक। फिर आ जाएगा वल्चर। दूसरी आपने एक और ले ली, इस पर आपने डाल दिया रैबिट, फिर स्नेक, वल्चर। तीसरा प्लांट ले लिया। प्लांट पे डिपेंडेंट किसको डालें? डियर को डाल दें। डियर को कौन ईट करेगा? लायन को कौन ईट करेगा? अब इस केस में क्या हुआ देखो, ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये फाइनली टॉप कंज्यूमर्स। अब इन केस से मान लीजिए किसी केस में कि इसमें से ये खत्म हो गई, तो इसको, ये कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो इसकी जगह कौन आ सकता है? ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो उसकी बैलेंसिंग बना के रख सकते हैं। लाइन कहाँ खा रहा है? हाँ, लाइन को नहीं देंगे ना, अब रेबिट को दे देंगे, है ना। लाइन तो सेकेंडरी है ना। तो इस तरह से फूड चेन और फूड वेब हमें बताना होता है। और ये बताना होता है एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। एनर्जी का फ्लो फूड चेन में, ध्यान रखना, प्रोड्यूसर से आगे जब बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी का लेवल घटता जा रहा है। ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें था फॉरेस्ट के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी फूड चेन तक आ गए। आगे देखते हैं और क्या है। फिर आ रहा है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपस में कैसे इंटरडिपेंड रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। कोई बताएगा प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे डिपेंडेंट हैं? तो वो एक तो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। O2 ले रहे हैं, O2 दे रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट्स के जो रिमेन पार्टिकल्स होते हैं, डेड रिमेन पार्टिकल्स,
उन्हें बैक्टीरिया फंजाई क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, मैन्यूर में कन्वर्ट कर देगा, तो बेनिफिट प्लांट को मिल गया। प्लांट हमें फूड देता है, प्लांट हमें शेल्टर देता है, प्लांट ऑक्सीजन देता है एनिमल्स को। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग प्लांट्स में कैसे डिपेंडेंट है ये बताइए। ऑक्सीजन भी मिलती है, तो हमें मेडिसिन मिलती है, हमें स्पाइसेस मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें वुड्स मिलते हैं, टिम्बर मिलते हैं, गम, बहुत कुछ मिल जाता है प्लांट से। तो प्लांट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। के अलावा कुछ थ्रेड्स टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो क्या क्या है रीजन है। पहला डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ऑन ए लार्ज स्केल कटिंग ऑफ प्लांट्स आर नोन एज डिफॉरेस्टेशन, राइट। फिर आ रहा है, क्या डिफॉरेस्टेशन से कुछ रीजन हो सकते हैं क्या, या इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है किसी और पे? डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स नहीं है तो रेनफॉल का लैक ऑफ होगा, वो वो सॉइल जो है वो अनफर्टाइल रह गई, सॉइल इरोजन हो जाएगा, बारिश आती है तो सॉइल का टॉप लेयर क्या हो जाएगा, वहां से फ्लो कर जाएगा। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, इस डिफॉरेस्टेशन का क्या वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा? मिलेगा नहीं, तो वाइल्ड लाइफ में कहाँ मिलेंगे वो वहां पे उनको। फिर आ रहा है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स है ही नहीं तो वहां की सोइल जो थी वो अनफर्टिलाइज रह रही है। उसी अनफर्टिलाइज की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे प्लांट जो सोइल है वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, और वहां पे एक डेजर्ट की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। मीन्स वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे फिर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो डेजर्टिफिकेशन है। इसके बाद में आता है ड्रॉट, सही बात है। चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट वैष्णवी ग्रुप के मेंबर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और स्टार्ट किया था खेजरी विलेज में। अमृता देवी ने अपने कुछ मेंबर्स के साथ, और किस लिए किया था, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, और उन्होंने अपने आप की लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। इसी को आगे लेके गए थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने प्लांट के लिए उसी चीज को कंटिन्यू रखा, कंपेनियन को, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। तो वो मेंबर हैं सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? जब एयर में, वाटर में, सॉइल में एक नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस का इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो होता है पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब एयर के अंदर, वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर, सॉइल पॉल्यूशन मतलब सॉइल के अंदर पॉल्यूशन के, पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस की ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाना, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशंस, राइट। फिर वाटर पॉल्यूशन वेरियस सोर्सेज से हो सकता है, जो हमारे सीवरेज सिस्टम है, इंडस्ट्रियल है, या फिर जो ओशियंस है, वहां पे जब हम लोग जो बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, अगर उनका लीकेज हो जाए तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन वहां भी होगा। वो वाटर पॉल्यूशन वाटर बॉडीज में रहने वाली स्पीसीज के लिए क्या है, हार्मफुल है, वो उससे क्या हो जाएगा, डेड हो सकते हैं। ये हमारा हो गया फॉरेस्ट। अब रह रहा है एक और, सोइल। एक सोइल और स्टडी करवाते हैं। सोइल ही है ना सर एक और? सॉइल लास्ट चैप्टर है। यस। सोइल क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन में सोइल है, न्यूट्रिशन एनिमल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन था, और फॉरेस्ट, चार टॉपिक थे। चलिए सोइल की बात करते हैं।
सोइल क्या होती है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट क्या है हमारी? सोइल। सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है? जिसे हम कहते हैं वेदरिंग। कैसे होती है वेदरिंग? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। ह्यूमस उसमें होना तो क्या होगा? वेदरिंग होगा। उसी वेदरिंग से होता है फॉर्मेशन ऑफ सोइल। शुरू करते हैं शॉर्ट में सोइल के भी। सोइल यस, सोइल क्या होगा? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की अपर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। फिर सोइल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सोइल क्या क्या है भाई? व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ सोइल? सोइल किस किस से मिलकर बनी होती है? रॉक पार्टिकल्स एंड मस। एंड ह्यूमस। सोइल रॉक पार्टिकल और ह्यूमस से मिलकर बनी होती है, राइट? तब जाके इसे हम कहते हैं वेदरिंग। ये तो होगी वेदरिंग बनने की प्रोसेस। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल। सोइल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस, पहले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे किसको? सोइल किसको न्यूट्रिशन देते हैं? सोइल किसको न्यूट्रिशन देंगे? प्लांट्स को। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? सोइल से लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से मिलेंगे फिर? सोइल से मिलेंगे। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सोइल। फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल का फॉर्मेशन ऊपर डेफिनेशन में आ चुका है, वहीं से होगी। रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस जो होती हैं वो क्या करते हैं? सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग। क्या कहेंगे? इसे हम वेदरिंग कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोइल को क्या कहते हैं? वेदरिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब इसको पूरा करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। मींस बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर मिलकर क्या करते हैं? वेदरिंग में help करते हैं। बायोटिक में कौन कौन है भाई? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। अब कोई पूछेगा प्लांट्स कैसे करते हैं? लाइकेन होता है ना, लाइकेन। लाइकेन वो क्या करता है? सॉइल जो रॉक्स होती हैं उसकी लेयर पे लाइकेन ग्रो करता है, और जब वहां से हटता है क्या करता है? कोई केमिकल रिलीज करता है, तो अपने साथ साथ कुछ रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके ले आता है। एंजाइम्स जैसे होते हैं ना, केमिकल्स रिलीज करते हैं एसिडिक, लाइक रस्टिंग करने लग जाता है उनको। दूसरा अबाइटिक फैक्टर, सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट। सनलाइट हुआ, वाटर का फ्लो फास्ट होगा तो भी होगा, और एयर। ये थारे कुछ ये थे कुछ बायोटिक फैक्टर्स। फिर अब बात करते हैं सर ये कैसे कैसे काम करते हैं। देखा जाए तो सनलाइट क्या करती है, देखो
ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, रॉक्स के ऊपर सनलाइट का स्प्रेड आउट होता है। जब रॉक्स के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो क्या रॉक्स एक्सपेंड करती हैं, करेंगी। ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है, तो वापस कांटेक्ट होगी। इसी एक्सपेंशन और कॉन्टेक्ट हम देखते हैं कि रॉक पार्टिकल्स या रॉक्स के ऊपर कुछ कुछ लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं ब्रेक डाउन वाली, और वहां से धीरे धीरे क्या होते हैं, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स के पीस निकलने लग जाते हैं, तो रॉक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर अब मान लीजिए बारिश हो रही है, तो हमें लो वाटर जब गिरता है रॉक पार्टिकल से, तो हम देखते हैं कि वहां पे भी कुछ रास्ते बन जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके साथ में फ्लो करके ले आता है नीचे। तो कुछ इस तरह से क्या करते हैं। और मान लीजिए इतना हो गया, अब हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, पहाड़ों पे जा रहे हैं, माउंटेन पे, रॉक्स पे, तो वहां पे एयर ब्लो होती है, तो उस एयर के साथ जो रॉक पार्टिकल्स की फ्रिक्शन से जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल या फिर सॉइल पार्टिकल बन गए हैं, हम देखते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एयर में। तो इस तरह से रॉक फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्टअप हो जाता है। इसके बाद में आ रहा है सॉइल कंपोजिशन। कौन कौन सी सॉइल होती है, क्ले, दूसरी सैंड एंड ग्रेवल। अब इनको अलग अलग क्यों रखा, इसका मतलब इनके पार्टिकल्स बड़े हैं, फिर थोड़े छोटे हैं, फिर और छोटे हैं, और लास्ट में वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इस भी यहाँ पे अलग अलग हैं। ह्यूमस क्या काम करता है, ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं डेड और डीके मटेरियल की वजह से, वो ह्यूमस बनाएगा, और फाइनली वो क्या करता है, सॉइल में ही मिक्स हो जाता है। तो देखा जाए तो सॉइल का फॉर्मेशन तो किया ना उसने भी, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ये ह्यूमस हो गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं। हम्म, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे भी बताया था लाइकेन काम कर रहा है, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, डिटाइटिवोर्स, वो भी क्या काम कर रहे हैं, डेड रिमेनिंग पार्टिकल्स को ईट कर जाते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट किस में मिक्स हो जाएगा, सॉइल में। तो देखा जाए तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, सॉइल का टेक्सचर्स बढ़ा रहे हैं। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट मिनरल, सबसे ज्यादा ये मिलता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर, फिर मिलेगा आपको सॉइल वाटर, और लास्ट मिलेगा आपको सॉइल एयर। सॉइल वाटर की जगह ग्राउंड वाटर लिख सकते हैं। अब मिनरल वाटर सबसे ज्यादा मिलेगा, मिनरल मैटर। ऑर्गेनिक मैटर उससे कम, ये और कम। सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है मिनरल मैटर, उसका कंपोजिशन होता है अराउंड 50 to 60%। ऑर्गेनिक मैटर का होता है अराउंड 10, और सोइल वाटर होता है अराउंड 15 और लास्ट हमारा बच गया सोइल एयर अराउंड 25 to 35। ये सब वेरी करते हैं, वेरी मतलब चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद में आता है सोइल की डिफरेंट लेयर्स। 4 लेयर्स है, कौन कौन से हॉरिजोन है, ए, बी, सी और डी। टॉप को बोलते हैं ए, उसके बाद में जिसे हम कहते हैं सब सॉइल भी कह देते हैं, वो होता है बी। फिर आता है थोड़ा रॉक पार्टिकल वाला सी, और सबसे लास्ट में आता है मैक्सिमम जहां बैड रॉक मिलती हैं, वो होता है हमारा डीकम्पोजिशन, राइट। तो इसमें दो सवाल बनते हैं, सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर कौन से जोन में आती है, ए जोन में। सॉइल में सब सॉइल पार्टिकल किससे कहते हैं,
बी वाले को, बेड रॉक कहाँ मिलती है, डी वाले में। कुछ इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, डी हॉरिजोन। फिर सोइल को क्लासिफाइड किया गया अलग अलग में, कौन कौन सी में, सैंडी सोइल, क्ले सोइल, लोमी सोइल। अब इनमें से सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, किसी भी क्रॉप को सबसे अच्छी, अगर कहते हैं सबसे ज्यादा पानी कौन सी सोइल में चाहिए, clay soil, क्ले सोइल में। सैंडी सोइल में कैसा चाहिए, से, क्या क्ले सोइल या फिर सैंडी सोइल, किस में रॉक पार्टिकल्स या सोइल पार्टिकल्स बड़े हैं, क्ले में की सैंडी में, सैंड। सैंडी में होगा। वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, क्ले की या सैंडी की, वाटर क्ले। एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। वही लॉमी में, लॉमी तो क्या होता है, वो होल्ड ज्यादा रख पाएगा ना, एब्जॉर्प्शन की बात है। लॉमी ज्यादा वो करती है, अपने पास रखती है, तो क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल। सोइल के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, प्लांट को जितने भी असेंशियल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। तीसरा, सोइल है तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को इनकरेज कहाँ रख पाती हैं, सोइल में रख पाती हैं। फोर्थ, सोइल भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट होती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सोइल में भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल में रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं डेजर्ट में चले जाएं तो कुछ स्पीसीज सोइल में ही रहती हैं, डेजर्ट में बाहर थोड़ी घूमेंगे वो, तो उनके लिए हैबिटेट भी है। अगर सोइल नहीं होगी तो उनके हैबिटेट का लॉस होगा, प्लांट्स के न्यूट्रिशन का लॉस होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्टाइल नहीं होगा। गुड सोइल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, एक अच्छी सोइल कौन सी माने। पहला, एक तो उनकी वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमस अच्छा होना चाहिए। लास्ट, वेल एडप्टेड, मतलब उनमें एयर का पैसेज होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम बताएंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल। और ऑलमोस्ट सारा चैप्टर खत्म हो गया। फिर आ रहा है डिफरेंट कलर्स की सोइल, रेड है, येलो है, रेड येलो। रेड येलो क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। दूसरा है ब्राउन एंड ब्लैक, वो क्यों है, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है। एक सवाल आता है, फॉरेस्ट की जो सोइल होती है ना, वो ब्राउनिश कलर की क्यों दिखती है, और ह्यूमस प्रेजेंट है इसलिए ब्राउन एंड ब्लैक है। सोइल और क्रॉप, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट सोइल के अंदर बेटर ग्रो करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं कि इस सोइल में कौन सी क्रॉप ज्यादा अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल, सोइल का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। कैसे कैसे, सोइल इरोजन पहली बात तो। दूसरी, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स हैं वो बार बार आ रहे हैं फसल्स को, क्रॉप को ईट करके चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगी, सोइल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सोइल क्या करेंगी, धीरे धीरे डाउन होने लग जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन अगेन एग्जांपल, डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांट कट कर दिए, तो उस जोन के अंदर क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, तो सोइल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टॉप फर्टिलाइजर लेयर वहां से रिमूव होती जाएंगी और सोइल का इरोजन स्टार्ट होता रहेगा। तो ये था हमारा ऑलमोस्ट सोइल इरोजन का चैप्टर। इसके बाद में है वाटर, डीपीपी चाहिए आपको, बस इतना ही है अपने टॉपिक। सोइल है, और सोइल का था, ट्रांसपोर्टेशन था, न्यूट्रिशन एनिमल्स था, और फॉरेस्ट था। क्लास 6 में था गेटिंग टू नो प्लांट्स। फिर था हमारा बॉडी मूवमेंट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बॉडी मूवमेंट, बस इतने टॉपिक थे। चलो फॉरेस्ट की और उसकी डीपीपी सॉल्व करते हैं, कर ली।
ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर्स को रिवाइज कीजिएगा। हेलो, यस सर। चैप्टर को रीड कीजिएगा जो समझाए हैं। अभी किसका है? आज बायो की थी क्या? बस सर केमिस्ट्री की होती है। केमिस्ट्री की और होगी। आज है? आज तो नहीं ना, ठीक है, बाय।